जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कल हम लोग पढ़े थे कूलाम का नियम, वैद्युत आवेश, आवेश का क्वांटीकरण। उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। सबसे पहले हम इसमें डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के हिसाब से समझेंगे। मान लो ये एक आवेश है Q1, ठीक है। यहाँ पर एक आवेश है और एक आवेश यहाँ पर है Q2, ठीक। इन दोनों के बीच की दूरी मान लो R12 वेक्टर, ठीक। अब देखो दोनों आवेश, दोनों प्रकार के आवेश पॉजिटिव है, मतलब दोनों आवेश धनात्मक है, तो मतलब इसके कारण इस पर लगने वाला बल इधर होगा, क्योंकि अब दोनों आवेश, मतलब दोनों आवेश क्या कहते हैं, धनात्मक है, तो दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। तो इस पर लगने वाला जो बल होगा, इस Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल क्या होगा, F21, जिसकी दिशा इधर होगी, क्योंकि लगने वाला बल प्रतिकर्षण है। और Q1 पर लगने वाला बल किधर होगा, इधर होगा। Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, ठीक। और इस Q2 के लिए जो स्थित सदिश होगी, जो एकांक सदिश होगी, मतलब कि इस Q2 पर इस Q1 के कारण जो इसका स्थित विस्थापन होगा ये इधर होगा, इसकी दिशा होगी इधर। क्या होगी, R1, ये होगी R21। इसको एकांक के रूप में लिखेंगे। एकांक के रूप में इसलिए लिखते हैं क्योंकि किसी भी सदिश की दिशा को व्यक्त करने के लिए हमेशा उसके एकांक सदिश का उपयोग किया जाता है, इसलिए हमको इसको लिख रहे हैं एकांक सदिश के रूप में। हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी जो सदिश होती है उसकी अगर दिशा को व्यक्त करना है तो उसको एकांक के रूप में लिखना पड़ता है। दूसरा, इस Q1 के कारण, मतलब इस Q2 के कारण Q1 की जो एकांक सदिश होगी R12, ठीक, इसको दिशा व्यक्त करती है, मतलब इसकी एकांक स्थित विस्थापन को इस ओर मतलब ये व्यक्त करती है, ए वाला इधर व्यक्त करती है, ठीक। तब इस पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो आप माना फलाना लिख लेंगे, मैं लिखना पड़ेगा। माना आवेश दो आवेश Q1 व Q2 हैं। ये सब मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक। आप लिखेंगे तो इसमें, और इस Q1 के कारण Q2 के कारण Q1 का इस Q1 का स्थिति विस्थापन कितना होगा, Q2 के कारण Q1 की स्थिति विस्थापन इतना होगा R12, ठीक। इसको वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार Q1 के कारण Q2 पर हो जाएगा, ठीक है। Q1 के कारण Q2 पर क्या हो जाएगा, R21, ठीक है, और R21 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका स्थित विस्थापन ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर इसका क्या ज्ञात करेंगे, अब देखो ये तो क्या है, एकांक सदिश के रूप में है। अब इसको हमको परिमाण में चेंज करना पड़ेगा। परिमाण में चेंज करने के लिए क्या होता है, परिमाण में चेंज करने के लिए होता है R12। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, जब किसी का एकांक सदिश निकालते हैं तो उसके वेक्टर को उसके परिमाण से भाग दे देते हैं, क्या हो जाएगा, वेक्टर क्या है हमारा वेक्टर क्या है, R12 है, तो वेक्टर क्या हो जाएगा, R12, ठीक, ये वेक्टर है बटे में। अब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, मतलब इसका जो ये
एकांक सदिश है, इसका परिमाण लिख दे रहे हैं R1 एक मिनट, R12 का परिमाण क्या हो जाएगा, R12 के रूप में हम व्यक्त कर दे रहे हैं, और R21 का परिमाण हम व्यक्त कर दे रहे हैं R21 के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिमाण R1 का परिमाण क्या हो जाएगा, R12। ठीक, इतना हो जाएगा, इतना। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखो दोनों की दिशा विपरीत है। देखो इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर है, क्या हो जाएगा, देखो R21 की दिशा इधर है, R12 की दिशा उधर है, तो दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, तो क्या हो जाएगा, R21 ये हो जाएगा R21 वेक्टर बटे R21, ये हो जाएगा माइनस में। क्यों हो जाएगा माइनस में, ये हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि दोनों की दिशा विपरीत है, ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसकी दिशा हो जाएगी। अब इसी प्रकार देखो, अब तो ये एकांक सदिश निकल आया। ठीक है, ये अभी एकांक सदिश निकाले हैं। अब देखो इसी प्रकार अब देखो Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल। देखो जो Q1 पर, इस पर जो बल लग रहा है ना, इस पर, ये है दोनों आवेश। ठीक है, इस पर जो बल लग रहा है, इसके कारण जो इस पर जो बल लग रहा है, इसके कारण इसकी दिशा किधर होगी, इधर होगी। इसका मतलब होता है, ये जो मैं लिखा हूं यहाँ पर F12, इसका मतलब होता है 1 पर, इसका मतलब होता है 1 पर 2 के कारण लगने वाला बल, मतलब होता है Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। ठीक है, इसको हम एक सदिश के रूप में लिखेंगे। ठीक है, वेक्टर के रूप में क्या हो जाएगा, F12 मतलब Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल। ठीक है, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/, हम लोग पढ़ चुके हैं कूलाम के नियम में क्या होता है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान में R12 का होल स्क्वायर। अब इसको हम किस रूप में लिखेंगे, सदिश के रूप में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R12 ये क्या है, सदिश के रूप में। ठीक है, ये समीकरण 1 बन जाएगा। ठीक है, ठीक, सिमिलरली इसी प्रकार Q, यहाँ पर Q2 ने भूलना लिखना भूल गया। ठीक है, इसी प्रकार Q1 के कारण Q2 पर ध्यान से समझना। ठीक है, Q2 पर लगने वाला बल। ठीक, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, अब इसमें हम बता चुके हैं 1 पर 2 के कारण लगने वाला बल। ठीक है, यहाँ पर समझ रहे हो। देखो इसका मतलब होता है, मैं बार बार इसको भूलना मत, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। इसका मतलब होता है 1 पर मतलब Q1 मतलब पहले आवेश पर दूसरे के कारण लगने वाला बल, इतना है। ठीक, उसी प्रकार जब इसमें Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल क्या होगा, F21। ठीक, क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q2 इंटू Q1 अपान R21 का स्क्वायर। इसको वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा R21 एकांक। ठीक, ये समीकरण 2 बन जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर जो R21 है ना, जो कि देखो दो, हम लोग क्या बता रहे थे, हमें इसको बता रहे थे, इसको R21 को एकांक सदिश के रूप में क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखो इसको हम वेक्टर के रूप में लिख रहे हैं। देखो यहाँ पर F21
मतलब इसका मतलब दिशा, जिसे ये F21 दिशा बता रहा है, मतलब कि जो टू पर, मतलब Q2 पर जो बल लग रहा है ना, वो Q1 के कारण लग रहा है, ठीक है, मतलब उसकी दिशा इधर बता रहा है। तो इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम, ठीक। आगे क्या है, आगे देखो, दोनों समीकरणों से क्या मतलब, दोनों समीकरणों से क्या सिद्ध होता है कि ये दोनों बल एक दूसरे से क्या है, F12 F12 बराबर F21 माइनस में। इसका मतलब है ये दोनों बल एक दूसरे से विपरीत है, ठीक। एक दूसरे के विपरीत मतलब दोनों बल की दिशा अलग है, मतलब एक बल इधर की ओर लग रहा है, एक इधर की ओर लग रहा है। माइनस का मतलब होता है दोनों की दिशा विपरीत है, ठीक है। इस इससे 2 पॉइंट मिलता है। एक पॉइंट तो पहला ये है, इससे हमें ज्ञात होता है कि दोनों आवेशों के कारण लगने वाला जो बल होता है, दोनों आवेशों के कारण लगने वाला बल परिमाण में बराबर होता है, ठीक। परिमाण में बराबर होता है, परिमाण में बराबर, ठीक, होता है, किंतु विपरीत दिशा में, किंतु विपरीत दिशा में, ठीक। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बताता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यह है कि दोनों आवेशों Q1 व Q2 के कारण, जो Q1 और Q2 के कारण F12 व F21 बल हैं, बल लग रहे हैं, वो भी विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में है। इसमें विपरीत दिशा में है, जिससे वो होता है मतलब न्यूटन का, ये न्यूटन के तीसरे नियम, इसमें लिख लेना, ठीक है, भूल गए, का पालन करते हैं, ठीक, इसमें लिख लेना। अब इसमें देखो, दोनों आवेश Q1 Q2 के कारण F1 F2 बल लग रहे हैं, वो भी विपरीत दिशा में, ठीक, विपरीत दिशा में। इससे सिद्ध होता है कि जो वैद्युत बल होते हैं वो केंद्रीय बल होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जो वैद्युत बल होते हैं, वैद्युत बल केंद्रीय बल होते हैं, ठीक है, केंद्रीय बल होते हैं, ठीक, इतना लिख लेना। जो विद्युत बल होते हैं वो केंद्रीय बल होते हैं, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद अगली हेडिंग लगाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आएगा ना। अगली हेडिंग लगाएंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत। रुको एक मिनट, एक मिनट, सूखा नहीं है, एक मिनट, सूखा नहीं है। अगली हेडिंग लगाएंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण चल नहीं रहा है, अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक।
अध्यारोपण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के देखो, अध्यारोपण के सिद्धांत से मतलब होता है जब किसी निकाय में एक से अधिक आवेश उपस्थित होते हैं। जैसे मान लो निकाय का मतलब होता है कोई सिस्टम जैसे कोई माध्यम, जैसे निर्वात हो गया, या कोई जैसे जल में या किसी में, जैसे कोई पदार्थ है, जैसे मान लो ये कोई निकाय है, ठीक। यहाँ पर मान लो यहाँ पर आवेश है Q1, ठीक। यहाँ पर आवेश है क्या, Q2, यहाँ पर क्या है Q3, ठीक। ये कोई निकाय है, क्या है, निकाय। निकाय का मतलब होता है सिस्टम, मतलब कोई माध्यम। तो जो जो इसका मतलब होता है सीधा सा कि किसी निकाय में अगर एक से अधिक आवेश उपस्थित होते हैं तो उनमें किसी एक आवेश पर किसी अन्य आवेशों पर से लगने वाला बल उस आवेश पर लगे सभी बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। मतलब कि इस Q1 पर Q2 के कारण जो बल लग रहा है, R Q1 पर Q2 का R1 2, इसकी दिशा इधर है। इसको एकांक सदिश के रूप में लिखेंगे क्योंकि इसकी दिशा व्यक्त कर रहा है ना। देखो हम तो आप लोगों को बताए थे, ये एक आवेश है, यहाँ पर एक है, एक यहाँ पर है, ठीक। इसकी दिशा इधर है। मतलब Q1 पर Q2 के कारण जो स्थित विस्थापन है, इसकी दिशा इधर है। तो जो Q1 पर Q2 के कारण बल लगने वाला बल होगा, जो क्योंकि दोनों आवेश पॉजिटिव है, ए भी प्लस है, ए भी प्लस है, तो जो बल लगेगा इधर की ओर लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। Q1 पर जो बल लगेगा Q2 का इधर की ओर लगेगा, क्या लगेगा, F1 2, ठीक, ये बल लगेगा। इसी प्रकार Q1 पर Q3 के कारण जो लगने वाला बल होगा, इसको मिला देंगे, ठीक। ये क्या हो जाएगा, R1 3, इसको एकांक सदिश के रूप में लिखेंगे, ठीक। अब इस पर जो बल लगेगा Q1 पर जो बल लगेगा Q3 के कारण, उसकी दिशा किधर होगी, इधर होगी। ये हो जाएगा F1 3, ठीक। इसकी बल की दिशा इधर होगी। अगर मान लो यहाँ पर हम कोई एक निर्देशांक, मान लो यहाँ पर मूल बिंदु है, अगर इसको हम मूल बिंदु से मिलाते हैं, ओ ठीक, इसको ऐसे मूल बिंदु से मिला देंगे, ऐसे यहाँ से इसको, यहाँ से ऐसे इसको, और यहाँ से ऐसे इसको, ठीक। ये मूल बिंदु से, ठीक। यहाँ पर एक आवेश और ले लेंगे Qn, ठीक। मतलब एक निकाय में बहुत से आवेश हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। तो तो जो Q1 के कारण जो इसका स्थित विस्थापन होगा, ये यहाँ पर एक आवेश है Qn, इसके कारण जो स्थित विस्थापन होगा, ऐसे, रुको एक मिनट, इसको हम डॉट डॉट से व्यक्त कर दें क्योंकि इन्फिनिटिव है ना, मतलब कि बहुत सारे आवेश हो सकते हैं, इसको डॉट डॉट से व्यक्त कर देंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे। इसका जो इसके कारण जो बल लगेगा Q1 पर, उसकी दिशा ऐसे होगी, क्यों होगी, ये हो जाएगा F1n, ठीक, वेक्टर के रूप में। यहाँ पर हम एकांक के रूप में लिखेंगे, गलत है, इसको हम वेक्टर के रूप में लिखेंगे, ठीक। इसको भी ऐसे मिला देंगे। अब इसमें पूरा कहने का मतलब ये है, फिर से बोल दे रहे हैं, देखो Q1 पर जो बल लग रहा है Q2 के कारण, वो हो जाए क्या, F12, क्योंकि देखो दोनों आवेश पॉजिटिव है, दोनों प्लस, मतलब दोनों आवेश धनात्मक है, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो बल की दिशा इधर होगी। और जो Q3 के कारण जो Q1 पर बल लगेगा, उस बल की दिशा इधर होगी, क्योंकि दोनों ये भी धनात्मक है। जब दोनों आवेश समान है तो जो उनके बीच में बल लगेगा वो भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, यहाँ पर इसकी दिशा इधर होगी, ठीक। F13, ये है, ये वेक्टर का निशान है, ठीक है, ये वेक्टर है F13। इसी प्रकार Q1 जो आवेश है, इसके कारण भी जो Q1 पर बल लगेगा, उसकी भी दिशा इधर होगी, मतलब बाहर की होगी, विपरीत होगी, क्योंकि ये भी धनात्मक है, तो इस पर आवेश कितना हो जाएगा, इस पर जो बल लगेगा ये हो जाएगा F1n, ठीक। तब इसमें हम लिखेंगे, उस माना फलाना लिखेंगे। देखो माना किसी, इसको ध्यान से रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्यारोपण सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये पेपर में जरूर पूछ जाता है, मैं लिख दे रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
माना किसी निकाय में, ध्यान से पढ़ना, ठीक है, निकाय में Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Q1 आवेश हैं, तब, ठीक, तब हमें, ठीक, तब हमें Q2 Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल ज्ञात करना है, ठीक। तब हमें Q2 Q3 यहाँ पर डॉट डॉट करके Qn लिख लेना, ठीक। Qn, रुको एक मिनट, इसको मिटा के फिर से लिख दे रहे हैं। तब हमें Q2 Q3 डॉट डॉट Qn के कारण Q2 पर लगने वाला बल ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना है। तब स्थिति विस्थापन, देखो स्थिति विस्थापन क्या हो जाएगा, R12 हो जाएगा, ठीक, R12 R13 हो जाएगा, डॉट 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 R1n, ठीक है, इतना हो जाएगा, स्थिति विस्थापन है। अब देखो इतना हो गया ना। अब Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, देखो Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला, यहाँ पर क्या है, F12, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F12 है। क्या हो जाएगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक मिनट, ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। देखो यहीं पे लिख दे रहे हैं, आ जाएगा F21 क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपान में R12 का होल स्क्वायर, R12 स्क्वायर इंटू, इसको वेक्टर के रूप में लिखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा R12, ये समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है, इतना इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम ऊपर लिख दे रहे हैं, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार Q3 के कारण Q3 के कारण इस क्या हो जाएगा, F13 हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q3 अपान में R13 का होल स्क्वायर इंटू R13, ठीक, ये समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार इसको रहने लिखने का, इसी प्रकार हो जाएगा F1n 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Qn अपान में R1n स्क्वायर इंटू R1n, ये हो जाएगा समीकरण 3, ठीक। जब इन तीन समीकरणों को जोड़ेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। अब देखो आगे ध्यान से देखना, ठीक। अब देखो
अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण जो लगने वाला बल होता है उस आवेश पर लगने वाले सभी बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। देखो सदिश, वेक्टर मतलब सदिश योग के। अब अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, F1 2 क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा, F1 2, F1 पर लगने वाला बल F1 3 डॉट 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 प्लस F1n, ठीक है। अब देखो इसमें मान रख देंगे F1 बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान रखेंगे क्या हो जाएगा, 1/4 पाई कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं सब में, क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपान में R12 का स्क्वायर इंटू R12 एकांक प्लस Q1 इंटू Q3 R13 स्क्वायर इंटू R13, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा Q1 Qn अपान R1n स्क्वायर इंटू R1n, ये हो जाएगा, ठीक है। उनके कहने का टोटल आशय हो जाएगा। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, F बराबर F1 को मान लेते हैं, F1 को मान लेते हैं F1 बराबर F, ठीक। तो क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, F12 प्लस F13 प्लस डॉट 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 F1n, ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन मेन, ये निकल के आता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, हर साल आता है, इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब मिटा दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग हेडिंग लगाएंगे वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखाएं, ठीक। इसके बाद हेडिंग लगाएंगे हम लोग वैद्युत, दिखाई दे रहा है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र, मान लो कोई आवेश है, देखो मान लो ये आवेश है प्लस, ये क्या है माइनस, ठीक। तो किसी आवेश के चारों ओर हम किसी आवेश के, मान लो एक प्लस आवेश है, ठीक है। तो किसी आवेश के चारों ओर जो हम आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करते हैं वही वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। देखो जैसे ए प्लस है, तो इससे प्लस से हमेशा किरण, वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं हमेशा बाहर क्यों निकलती हैं, ठीक है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं, ये है प्लस, ये आवेश प्लस, वैद्युत बल रेखाएं क्या है, वैद्युत, इधर लिख दे रहे हैं, ये है वैद्युत बल रेखाएं, ठीक। किसी आवेश के चारों ओर अनुभव होने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसके चारों ओर जो ये इतना क्षेत्र है ना, जितनी दूर में बल का अनुभव किया जा सकता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसी प्रकार इसमें इसमें क्या होता है, ये माइनस, इसमें आवेश, इसमें वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर जाती हैं, ठीक, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र। इतना जो क्षेत्र है ना, इसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र, यही है वैद्युत क्षेत्र, ठीक। ये है वैद्युत
क्षेत्र, इसी को वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक, वैद्युत क्षेत्र ये क्या है, माइनस है, ये क्या है धनात्मक, ये क्या है धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, ये है ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। अगर इनको हम दोनों को अगर मिला के लिखें, अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें, देखो कंबाइन कर देंगे मतलब ऐसे, ये प्लस है, ये है माइनस है। ठीक तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ये तो वैद्युत बल रेखाएं, तो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो ऐसे प्लस से माइनस की ओर जाती है, ऐसे प्लस से माइनस की ओर, ऐसे। ठीक, ऐसे, ये ऐसे, तो वैद्युत बल रेखाओं के चलने की दिशा हमेशा होती है प्लस से माइनस की ओर, ऐसे, ऐसे, एक मिनट, ऐसे। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा, ऐसे, नहीं ऐसे, इसका ये ऐसे, वैद्युत बल ऐसे। ठीक है, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये हैं ये हैं वैद्युत बल रेखाएं। इस प्रकार हम इसमें जान सकते हैं, तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर चलती हैं। ठीक, अब अगर हम इन वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर, वैद्युत बल रेखा किसी भी बिंदु पर अगर हम एक कोई स्पर्श रेखा ऐसे खींच दें, अगर वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींच दें, तो स्पर्श रेखा उस बल की दिशा को बताती है कि बल किस दिशा में जा रहा है, मतलब बल किस दिशा में लग रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है इसमें किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां हम वैद्युत बल का अनुभव कर सके या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर सके, वह क्षेत्र कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। और उसमें जो रेखाएं उपस्थित होती हैं वो वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा प्लस से माइनस की ओर चलती हैं। ठीक, एक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, हाँ एक चीज आपको बताना भूल गए, जो वैद्युत बल होता है, जो वैद्युत बल होता है, ठीक, वैद्युत बल जो होता है ना, वो गुरुत्वाकर्षण बल का, गुरुत्वाकर्षण मतलब जो वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक, अधिक शक्तिशाली होता है। इसका मतलब जो वैद्युत बल है, वैद्युत बल वो गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻39 गुना होता है। ठीक, इतना होता है, इसको नोट कर लेना, कभी कभी आ सकता है बहुविकल्पीय में। ठीक, इसको नोट कर लेना। इसके बाद हम लोग हेडिंग लगाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, इसको नोट कर लेना, कभी कभी पूछ लेता है 1 नंबर में। इसके बाद हम लोग हेडिंग लगाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हेडिंग लगाएंगे, देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश
के द्वारा किसी निकाय पर, देखो इसमें एक पॉइंट मैं बता रहा हूं, पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, हम इसको आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हमेशा क्यों बोलते हैं? इसका मतलब होता है, देखो दो आवेश है जो जरूरी नहीं कि दोनों धनात्मक हो सकते हैं, एक ऋणात्मक भी हो सकता है, एक धनात्मक भी हो सकता है। तो मतलब अगर दोनों धनात्मक होंगे, दोनों आवेश धनात्मक होंगे, तो जो उनके बीच लगने वाला बल होता है वो प्रतिकर्षण बल होगा। अगर मान लो ये वाला आवेश ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, मान लो ये आवेश क्या है, धनात्मक है या ऋणात्मक है, ठीक, तो जो इनके बीच बल लगेगा, जो F लगेगा, वो क्या होगा, वो होगा प्रतिकर्षण बल, अरे वो होगा आकर्षण बल, ठीक, ये होगा आकर्षण बल। आकर्षण बल, अगर यहीं पे ये दोनों धनात्मक हो गए, देखो ये दोनों धनात्मक है, तब इनके बीच जो लगेगा बल ना, वो ऐसे लगेगा, ठीक, ऐसे, ये क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इसीलिए हमेशा लिखते समय ध्यान रखना प्रतिकर्षण बल, ये ध्यान रखना कि लिखते समय आकर्षण प्रतिकर्षण बल जरूर लिखना, ठीक, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा आकर्षण बल ही लगे, या फिर जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रतिकर्षण बल ही लगे, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। तो लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, ठीक। मतलब F इज इक्वल टू, एक मिनट, इसको हम ई से व्यक्त, ऐसे वेक्टर लगा देंगे ना, करते हैं, इससे व्यक्त करते हैं, ठीक। माना किसी निकाय पर लगा बल F है तथा धन परीक्षण आवेश क्या है, Q नॉट है, Q0 इसमें, तो क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू हो जाएगी F अपान Q नॉट, ठीक, इसको वेक्टर के रूप में लिख लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगी, ठीक, इतना। तो आज के लिए इतना है, ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद दोस्तों।